हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस की पढ़ाई। होप आप सब अपने घर में सही होंगे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था कि सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता है एंड उसकी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 1 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सिमिलरली इट अप्लाइज ऑन companies as per Companies Act 2013, banking company, insurance company, electricity company, and any company incorporated by a special act or any other body corporate or association of person as may be notified by the central government from time to time with such exceptions, modification and adaptations. So this is the applicability of section 1. Section 2 clause 20, that is meaning of company. वो क्या कहता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 1956. ये थी हमारी कंपनी की लीगल डेफिनेशन, जिसके लिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई काफ़ी सारे कोर्ट्स की, जिन्होंने क्लियर कट मीनिंग बताया कंपनी का कि एक ऐसी कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स सेम पर्पस के लिए, सेम गोल के लिए काम करते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एज पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. मेरे को लगता है कि आपको ये सब समझ आया होगा मेरी लास्ट वीडियो से, जो हमने छोटा सा एक हाईलाइट था रिवाइज कर लिया. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी हमारे जैसे एक ह्यूमन बीइंग नहीं है कि जो चल सके, खा सके, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हमने क्रिएट किया है लॉ के थ्रू. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है. कंपनी ऑल्दो इनविजिबल होती है और हम उसे देख नहीं सकते, इंटेंजिबल होती है, इनविजिबल होती है, बट क्रिएटेड बाय लॉ है, इसलिए लॉ की नज़रों में कंपनी एग्जिस्ट करती है और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज परचेज कर सकती है, सू कर सकती है, किसी को कंपनी के नाम पर सू किया जा सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. हमारा मॉड्यूल का फर्स्ट लाइन में ये कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. कंपनी इज नॉट अ सिटीजन मीन्स कंपनी रेसिडेंट हो सकती है बट सिटीजन नहीं हो सकती. सिटीजनशिप राइट हमें कुछ प्रिविलेजेस भी देता है और सिटीजनशिप राइट कब मिलते हैं जब हमारे पास राइट टू वोट भी होता है. हमारा वोटर आईडी कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, बट कंपनी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है. तो कंपनी सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट है. सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिले हुए हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ राइट्स, पर्सन के कुछ राइट्स एनरिच किए गए थे, जैसे राइट टू इक्वालिटी. वो चीज़ कंपनी के लिए भी दी गई है, बट सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं मिलता है. नेक्स्ट हमारा है कंपनी हैज़ नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस. मैंने जैसे कि पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि कंपनी सिटीजन नहीं है बट रेसिडेंट हो सकती है. रेसिडेंट कैसे, कि कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, किस स्टेट में, किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे राइट टू रेसिडेंस मिल जाता है कि कहाँ पे उसका नेशनैलिटी है, कहाँ पे उसकी रेसिडेंस है. इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, यानी कंपनी इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिमिटेड लाइबिलिटी. ये एक एडवांटेजेस पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था कि कंपनी की लाइबिलिटी और कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग अलग होती है. कंपनी ने अपने नाम से जितना काम किया है, जितनी प्रॉपर्टीज ली हैं, जहाँ पे कंपनी का नाम इन्वॉल्व है, कंपनी के लिए उतनी उसकी लाइबिलिटी है और मेंबर्स की लाइबिलिटी एक लिमिटेड पॉइंट तक है. फॉर सपोज जैसे कि मेंबर ने शेयर खरीदे, 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच खरीदे, यानी उसकी वर्थ हो गई 1000 रुपीज़. तो मेंबर की लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, नॉट इवन ₹1 ज़्यादा और ₹1 कम. तो ये एक पॉइंट था कि इस कंपनी के फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ काम करने से मेंबर्स की लाइबिलिटी एक अलग है और कंपनी की लाइबिलिटी एक अलग है. लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मेंबर्स ने मिलकर एक अनलिमिटेड कंपनी बना ली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी बना ली, तो उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. या फिर कंपनी की एक स्टैट्यूटरी लिमिट होती है कि कंपनी में
नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक स्टैट्यूटरी लिमिट है कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। जब ये मेंबर्स की स्टैट्यूटरी लिमिट डाउन हो जाती है और मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेता, मेंबर्स नहीं बढ़ाता नेक्स्ट 6 मंथ तक, तो कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ये एक एक्सेप्शन है कि अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट से नीचे मेंबर्स चले गए हैं। और सेकेंड, वाइंड अप के केस में ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने वाइंड अप प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की थी। कंपनी किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनी थी और वाइंड अप प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई गई थी। उस केस में हमारी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, उस केस में हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। या फिर ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में जनरेट किया गया है कि कंपनी को बनाया है फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए था, तो उसके लिए उस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि वैसे तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कॉन्टिन्यूज। कंपनी अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, डायरेक्टर्स आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मेंबर्स आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी का जो स्टेटस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता रहता है। मेंबर्स चेंज होने से और मैनेजमेंट चेंज होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स है कि परपीचुअल सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की हमने जैसे बताया कि लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है, तो इसलिए कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है और अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनीज में कैपिटल इन्वेस्ट होती है और कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर्स में तोड़ा जाता है, और जब मेंबर्स शेयर्स ले लेते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जनरली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट एज रेस्ट्रिक्टेड टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टेबल ऑफ शेड्यूल 1 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, और इन केस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और शेड्यूल 1 टेबल एफ शेड्यूल 1 में कुछ नहीं बताया गया और उससे रिलेटेड पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा एक अदर एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि मूवेबल एक्ट है। उस केस में मूवेबल एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और उसमें मूवेबल स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ बताई गई है कि मूवेबल स्टॉक को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसके प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट में भी हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अदर पर्सन को। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू सू एंड बी सू। कंपनी के केस में हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसलिए कंपनी अपने नाम से किसी बंदे को सू कर सकती है और कंपनी के नाम पर केस किया जा सकता है। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो कंपनी के डायरेक्टर्स पर और मेंबर्स पर केस नहीं किया जाता, कंपनी के नाम पर एक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है। सू मीन्स टू इनिशिएट अ लीगल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कंपनी का एक अलग कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम से, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्क थ्रू डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे कि हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में। तो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, बट काम किसके थ्रू करती है? डायरेक्टर्स के थ्रू करती है। तो हमेशा ये लिखा जाता है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क थ्रू इट्स डायरेक्टर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन मीन्स कि कंपनी का कितना, वो उसके पास कितनी पावर्स दी गई हैं, वो कितना एक्सटेंड तक काम कर सकती है, वो सब हमारा डिसाइड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज की सारी पावर एंड प्रिविलेजेस डिफाइन की गई हैं। ऑब्जेक्ट में सारा कुछ डिफाइन किया गया, कंपनी किस पर्पज से फॉर्म की गई है, तो
तो मतलब अगर कंपनी किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म की गई है तो वो कंपनी उसी एरिया के अंदर अंदर अपना काम करेगी और उसके मेमोरेंडम में जितनी भी पावर्स लिखी गई हैं उतने के अंदर अंदर ही कंपनी अपना वर्क करती है। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो यह है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने कंपनी का एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि कंपनी के कितनी क्या पावर्स हैं और उसका क्या बिजनेस है, किसके अंदर अंदर उसको काम करना है। ओके, नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। मीन्स कि कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं जाती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं, लेकिन कंपनी को बंद करना होता है, खत्म करना होता है। तो उसके लिए जैसे कि हमने जुडिशियल प्रोसेस से और एक लीगल प्रोसेस से कंपनी को बनाया था, उसी तरीके से एक कंपनी को खत्म करने के लिए एक लीगल प्रोसेस ही अपनाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। अगर हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी तो हमने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया था, और अब हमें कंपनी को खत्म करना है तो हमें वाइंड अप के प्रोविजंस को एप्लीकेबल करना होता है, जिससे कि कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि कंपनी को आप किसी और तरीके से भी उसको खत्म कर सकते हो, जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन और मर्जर एक्सेट्रा। देयर आर सम एग्जांपल्स एंड देयर आर सम प्रोविजंस जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपनी का स्टेटस खत्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड 2 केस लॉज हैं, दैट इज सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। तो ये दोनों जो केस लॉज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, इसलिए इसका मीनिंग अभी जान लेते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मीन्स कि कंपनी की एक अलग पर्सनालिटी है, कंपनी का अपना एक अलग नाम है, कंपनी अपने नाम से काम करती है, कंपनी के असेट्स लाइबिलिटीज अलग हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मीन्स कि अपने किसी एक्ट के लिए, अपने किसी काम के लिए कंपनी लायबल है, मेंबर्स लायबल नहीं है, और मेंबर्स की किसी इंडिविजुअल काम के लिए मेंबर्स खुद लायबल होते हैं, कंपनी कभी भी लायबल नहीं होती। इसलिए दोनों का एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग उनकी एग्जिस्टेंस है। इसलिए इसमें एक लाइन कही जाती है, शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, सो दे कैन नॉट बाइंड द कंपनी बाय देयर ओन एक्ट। कंपनी शेयर होल्डर्स के थ्रू काम करती है, बट शेयर होल्डर्स कंपनी के एजेंट नहीं है। कंपनी के किसी काम के लिए, कंपनी की किसी गलती के लिए आप कंपनी को ही पैनलाइज कर सकते हो, शेयर होल्डर्स को पैनलाइज नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड जो 2 केस लॉज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इन ब्रीफ पढ़ेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सो हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और आप भी थोड़ा कुछ अच्छा पढ़ सकें। थैंक यू।